नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि सर राजेश एक्सपोर्ट आज जिस लेवल में है क्या वहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं? क्या वहाँ से ऊपर जा सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले मैं कंपनीज़ के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मुझे नहीं लग रहा इतना जल्द से जल्द वो ऊपर जाएगा क्योंकि देखिए कंपनी के जो सेल्स है वो ऑब्वियसली पिछले सालों से कम है। मान लेता हूँ क्वार्टर से ज़्यादा है मगर कंपनी सेल्स ज़्यादा करने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आज तक की सबसे लोएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कम हुआ इसी क्वार्टर में। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का अपकमिंग जो क्वार्टर 4 आने वाला है तो वहाँ पे भी रिज़ल्ट उतना ख़ास देखने को नहीं मिल सकता। तो क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो टीटीएम है, तो टीटीएम के बारे में बात करूँ तो सेल्स आपको अच्छा दिखेगा पिछले सालों की तुलना से। मगर नेट प्रॉफिट जो है, आप देखेंगे तो 1400 करोड़ से डायरेक्टली 700 करोड़ बन चुका है। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे भी कम होता देखने को मिला, वो भी 50%। तो 50% किसी भी कंपनीज़ का अगर कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर कम हो, तो कंपनीज़ के ऊपर एक प्रेशराइज़ तो बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए देखिए कंपनी लगातार गिरते चले गए और कंपनी के हर लेवल का परसेंटेज, चाहे वो 1 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 5 साल हो, हर जगह पे कंपनी का लॉसेस देखने को मिला। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिवली थिंकिंग रख कर चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो अलग लेवल का बिजनेस है क्योंकि 30% गोल्ड का जो माइनिंग है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी के पास है। तो 30% गोल्ड का माइनिंग का जो परसेंटेज है वो इसी के पास है। और इस कंपनी ने देखिए किसी के पास एक रुपया भी कर्जा नहीं लिया। देखिए जब नीरव मोदी का केस हुआ था वो भी देखिए मतलब गोल्ड और साथ ही साथ देखा जाए तो वो हीरे का जो बिजनेस था उसी बिजनेस कर रहे थे और इंडिया से जितने सारे पीएसयू बैंक है उस पीएसयू बैंक से वो लोन लेकर वो फरार हो गए थे। और उसी तरीके से अगर एक इस कंपनी भी ज़्यादा लोन लेता तो मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट सोचता, मगर हुआ कुछ उल्टा। यहाँ पे कुछ कंपनी के ऊपर कोई लोन ही नहीं है। जो लोन है वो इजीली मिटा सकते हैं। क्यों मैं इजीली मिटा सकते हैं ऐसे बात बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का लोन कितना है, 627 करोड़। और कंपनी के हाथ में कैश कितना है? कंपनी के हाथ में कैश है 1900 करोड़। तो वो इजीली मतलब 600 करोड़ को इजीली वो मिटा सकते हैं। उससे 3 गुना नहीं 4 गुना पैसे को वो मिटा सकते हैं। तो जो लोग डर रहे हैं कि कंपनी बेकार है, कंपनी खराब है, उसके लिए मैं बता दूँ कि कंपनी अगर बेकार होता, तो ध्यान से देखना कि इंस्टीट्यूशन जो होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो होल्डिंग को बेचकर भाग जाते हैं। तो क्या वो उसको खुश लग रहा है कि इतना बड़ा करेक्शन हुआ है, तो वो क्यों नहीं बेच रहा है? इसका मतलब कंपनी में तो दम है। हाँ, जो गिरावट का माहौल है इस टाइम वो कहाँ तक आ सकता है मैं पहले भी आपको मार्किंग करके दिया 240 से लेकर 220 रुपीस तक। ये जो लेवल है इस लेवल तक आने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या है सपोर्ट बनने जा रहा है। तो स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनेगा उसके बाद देखिए यहाँ से ही कंपनी का रिवर्सल होने का चांसेस है। अगर देखिए कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी बाउंस बैक किया है तो वो ऊपर चला जाएगा, मुझे नहीं लग रहा वो ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आज नहीं बना, बहुत पहले से ही बन चुके हैं। लेकिन लगातार इस लेवल को टच करके नीचे आया क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, फिर से यहाँ पे बना 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और फिर से 7 बार बनने जा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस कोई छोटा-मोटा रेजिस्टेंस तो नहीं है। स्ट्रांगली रेजिस्टेंस तो इसको बार-बार वो फेस कर रहा है और इसी लेवल से वो नीचे आने का कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो ऊपर गया है, तो कुछ सेलर को फिर से सेल करना है, तो उसको ऊपर लेके गया तो और यहाँ से माल बेचना वो स्टार्ट कर देंगे और वो इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। देखिए मेरा खुद का निजी डिसीज़न है, आप प्लीज़ इसको ब्लाइंडली मत समझ लीजिएगा क्योंकि हर किसी का एनालिसिस 100% सही होगा, ऐसे होगा नहीं। आपको सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा और मैं इस तरीके से सिचुएशन को समझ कर काम कर रहा हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक सान कंपनी है और 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से लेकर टाटा स्टील एक लगातार धमाका कर रहा है और अभी भी टाटा स्टील लगातार हाई के हाई करते चले जा रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न भी है। देखिए स्टील कंपनी कब भागते हैं? स्टील कंपनी तब भागते हैं जब मार्केट बुल रन में हो और आज आप सभी जानते हैं निफ्टी पिछले दिनों में हाई हाई को ब्रेक किया था और आज भी हाई के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी सेंसेक्स और निफ्टी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। जब मार्केट बुल रन में हो, आप यहाँ पे एक चीज़ डेटा देखेंगे तो इंडियाज़ शेयर कम्स ऑफ रिकॉर्ड हाई मतलब
इंडिया में जितने सारे सेंसेक्स निफ्टी जो इंडेक्स है वो लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं इंडिया ब्लू चिप इंडेक्स ना ब्लू चिप इंडेक्स का मतलब है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 लगातार क्या कर रहा है और बीएससी सेंसेक्स दोनों ही लगातार करते चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड हाई ब्रेक करते चले जा रहे हैं, जिसके चलते है सबसे ज्यादा तेजी किस सेक्टर में देखने को मिल जाता है जब मार्केट हाई करते हैं, तब स्टील सेक्टर उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। सॉरी, बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक मार्केट बुल रन में होगा तब तक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बुल रन में देखने को मिलेगा। अभी स्टील कंपनीज के ऊपर, टाटा स्टील के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, दो पैटर्न्स बना। पहले देखिए यहाँ पे छोटा सा एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना और उसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया और टारगेट को अचीव किया। जो टारगेट मिला 18% के आसपास, और मैंने सेकंड एंट्री भी ले लिया। और सेकंड एंट्री लेवल कहाँ पे बना, एक लंबा सा एक जर्नी बना। एक लंबा सा मतलब यहाँ पे बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी किस तरीके से ऊपर जा रहा है, किस तरीके से धमाका करने का कोशिश कर रहा है। और इस लेवल तक जाने का कोशिश है जो लेवल में लेकर चलो 210 रुपीज के आसपास। तो 210 रुपीज मैंने खुद डिसीजन नहीं लिया। जो यहाँ पे कप का साइज है, यहाँ पे मैंने कप का साइज को मार्किंग किया, इस रेंज को मार्किंग किया, इस लेवल को मार्किंग करके मैंने क्या किया, ऊपर बिठा दिया। तो जब ऊपर बिठाया तो टारगेट निकल के आया कितना, 43% के आसपास। तो 210 के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल के आया। तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। जब तक मार्केट बुलिश रन में होगा तब तक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। तो बाकी आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को किस तरीके से देखते हैं और टाटा स्टील के आपके पोर्टफोलियो में है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट लिमिटेड कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, आप सभी जानते हैं। कंपनी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है और सीएट के ऊपर मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग यही रखूं कि बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज़ों को मैं ज़रूर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अगर कंपनी के मार्केट शेयर अगर देखूँ तो देखिए 50% जो टायर्स है, जो टायर मार्केट है श्रीलंका में, वो 50% इसी के पास है। साथ ही साथ टायर और पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर 15% मार्केट शेयर इसी के पास है। टायर ऑफ मतलब तुर्कीज बिजनेस, उसके ऊपर 8% कंपनी का मार्केट शेयर है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी इंडिया के साथ साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी बिजनेस कर रहा है। इंडिया में 82% बिजनेस है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 18% का बिजनेस है। और कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट वाइज जो रेवेन्यूज है, ऑटो सेगमेंट के ऊपर ही 91%। और उसके बाद जो ट्यूब्स एंड अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी के ऊपर 6.58% के आसपास बिजनेस देखने को मिला। और गवर्नमेंट के पास 0.92% के आसपास देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है, इस बिजनेस में देखेंगे तो ट्रक्स एंड बसेस में कंपनी 31%, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर में 28%, पैसेंजर व्हीकल्स में 20% और ऑफ हाईवे जो गाड़ियाँ है उसमें 14%। और जो एलसीवी और एलएम जो हैवी व्हीकल्स है उसके ऊपर 7% कंपनी का जो टायर्स है वो बनाते मतलब कस्टमर सेगमेंट में कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी के जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो वैल्यूएशन कंपनी का बहुत सस्ता में है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी के डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर कंपनी इनकम भी ठीक ठाक कर रहा है। तो कंपनी का डेप्थ कितना है वो मैं आपको बता दूँ। उससे पहले कंपनी के सेल्स देखिए, कंपनी के सेल्स पॉजिटिव में है और हर साल में कंपनी एक रेंज के हिसाब से कंपनी सेल्स करते चले जा रहा है, एक बड़ी बहुत बड़ी बात है। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद देखिए कंपनी बीच में जो प्रॉफिट कम हो गया था उसको किस लेवल तक, किस हद तक बढ़ा चुके हैं। 35 करोड़ से 180 करोड़ तक देखने को मिला। अब ये देखना कि क्वार्टर फोर में किस तरीके से ग्रोथ होता है। देखिए मुझे लग रहा है क्वार्टर फोर में भी जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि पहले से ही एक अंदाजा लग रहा है, क्योंकि पिछले सालों में, पिछले लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी के ऊपर 71 करोड़ 180 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट हुआ था। इस बार वो बढ़ के हो चुके 665 करोड़ के आसपास। मतलब एक हाई लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस हर किसी के पास अच्छा खासा आपको होल्डिंग देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है और इसीलिए वो होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि कंपनी में दम है। तो कितना दम है चलो मैं आपको चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी के कर्जे के बारे में चर्चा करूंगा। तो कर्जा कितना है, देखिए बोरिंग्स पहले जो था वो बोरिंग्स अभी बढ़ चुके हैं। अब तो अभी क्वेश्चन ये है कि बोरिंग्स बढ़ा है तो क्या कंपनी खतरे में जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा है, कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट भी बहुत शानदार है। उसी तरीके से अगर देखेंगे कंपनी के एसेट, जो अदर्स एसेट है, वहाँ पे देखेंगे कंपनी के जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल है, तो कंपनी कितना ट्रेड रिसीव किया, करीबन 1300 करोड़ के आसपास। 1300 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ और इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो ट्रेड अच्छा खासा रिसीव किया और प्रोजेक्ट अच्छा खासा कंपनी को मिला। मान लेता हूँ कंपनी के हाथ में कैश उतना नहीं है, मगर कंपनी बिजनेस को अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब इस कंपनी के जो
मतलब टेक्निकली बेसिस चार्ट पैटर्न है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो पहले एक पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से टारगेट को भी अचीव किया। और उसके बाद देखिए एक रेंज भी क्रिएट हुआ, दूसरा ट्रेड मुझे यहाँ पे मिला। तो एक रेंज यहाँ पे बना, एक बाइंग का रेंज बना, एक यहाँ पे बाइंग कैंडल, 3 बाइंग कैंडल में टोटल परसेंटेज निकल के आया 26%। तो 26% का मतलब है मैं हमेशा 20% स्ट्रैटेजीज को फॉलो अप करता हूँ। तो यहाँ पे कितना बना, 20% का स्ट्रैटेजीज बना। तो 20% का जो स्ट्रैटेजीज बना, वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आने का चांसेस है। जब नीचे लेवल को टच करेंगे तो मैं एंट्री लूंगा और हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से पैटर्न्स को मैं फॉलो करके काम करता हूँ। अगर ये सारी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे तरफ से सारी चीज़ सिखाने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल रिकमेंड करूँ। काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि मैं खुद के रिस्क के हिसाब से मेरा खुद का ट्रेड लेता हूँ। आप आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए। आप पहले सारी चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद काम करिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि जब भी आप बिगिनर हो, जब भी आप नया ट्रेडर्स हो और नया इन्वेस्टर हो, तो प्लीज़ हमेशा छोटे-छोटे क्वांटिटी के साथ काम करिए। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर डाल दिया और वहाँ पे आपको लॉस जब होगा, तो आपके मार्केट से एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को समझ कर काम करिएगा। और आपके पास क्या सीएटीआर है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड। तो भारत बिजली लिमिटेड जो 3,900 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। जैसे 2,600 से आज कंपनी का हाई देखने को मिला ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास। तो इतना जर्नी होने के बाद मैनेजमेंट ने एक बहुत डिसीजन बड़ा लिया। वो डिसीजन है कंपनी का स्प्लिट देने का। कंपनी के 10:5 का यहाँ पे स्प्लिट देने वाले हैं। मतलब इसका 10 का फेस वैल्यू अभी 5 बनने वाला है। इसका मतलब हर एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।